हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है सप्तवैदिक टॉपिक, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जेआरएफ का जून में भी है जो अभी। तो उसमें यूनिट 1 टॉपिक आता है पारिभाषिक शब्दावली में। तो देखते हैं सप्तवैदिक स्वर क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सप्तवैदिक स्वर और आधुनिक स्वर। नारदीय शिक्षा अनुसार हम यहाँ पर सप्तवैदिक स्वर यानी जो साम स्वर है और आधुनिक स्वर है उनको देखने वाले हैं। कुष्ठ, मध्यम, प्रथम गांधार, द्वितीय ऋषभ, तृतीय षडज, चतुर्थ निषाद, मंद्र धैवत और अतिस्वर पंचम। और ये सारे के सारे रहते हैं अवरोही क्रम में। कुष्ठ को क्या कहते हैं आधुनिक स्वर में? मध्यम। प्रथम को क्या बोलते हैं? गांधार। ठीक है, इस तरीके से ये सप्त स्वर है वैदिक स्वर। सामगान कुष्ठ या अतिस्वर से प्रारंभ नहीं करते हैं। एक स्वर वाला जो सामगान है वो आर्चिक कहलाता है। 2 स्वर वाला सामगान गाथिक। 3 स्वर सामिक, यानी जो ये गा, रे और सा यूज होता है। सामगान में स्वर को यम कहते थे। सामगान के 5 भाग होते थे: हुकार अथवा हिकार, प्रस्ताव, हुकार अथवा हिकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन। इसके 3 मुख्य गायक होते थे जिन्हें हम उद्गाता कहते थे। ठीक है, और उसके बाद बात आती है प्रस्तोता और प्रतिहर्ता की, जो सहायक गायक होते थे, उनको बोलते थे। सामगान की विधि क्या है? सामगान की विधि: प्रस्ताव साम का प्रारंभिक भाग है। जो प्रारंभिक भाग है उसको प्रस्ताव बोलते हैं और इसे हूँ से प्रारंभ करते हैं। प्रस्ताव साम का प्रारंभिक भाग है और इसे हूँ से प्रारंभ करते हैं। हूँ का उच्चारण तीनों गायक एक साथ करते हैं। इसके बाद प्रस्तोता संगीत के प्रस्ताव भाग को ओमकार सहित गाता है और इसके बाद उद्गाता उद्गीत भाग को गायन करता है, जो कि इसका मुख्य भाग होता है। इसके बाद प्रतिहर्ता उद्गीत का जो अंतिम पद है उसके गान को पकड़ता है। ठीक है, स्तोप क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ण जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन सामगान को पूरा करने में सहायक होते हैं, वो स्तोप होते हैं। गांधार में प्रयुक्त सप्त स्वर क्या थे? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, जो सिंपली हमारे सारेगामा हैं वो। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन के उसमें देख लेते हैं कि 22 श्रुतियों में से मुख्य जो 12 श्रुतियाँ हैं उनको स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर के प्रकार: शुद्ध स्वर या प्राकृत स्वर या फिर विकृत स्वर। विकृत स्वर को किस में डिवाइड किया था हमने? कोमल विकृत और तीव्र विकृत। स्वर से रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ। ठीक है, आप स्वर का अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हम सप्तक की बात करते हैं। सप्तक क्या होता है? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं और इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 240 की 3/2 गुना यानी 360 होगी। यदि मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो ताड़ सा की इससे 2 गुनी अर्थात 480 होगी। ठीक है, सप्तक के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। जो ये मंद्र सप्तक होता है इसका स्थान हृदय से होता है, क्योंकि जब हम बहुत ही लो टोन गाते हैं या नीचे से गाते हैं तो वो मध्य सप्तक हो गया। मध्य सप्तक अधिकतर इस सप्तक का प्रयोग किया जाता है, मध्य सप्तक, क्योंकि ये बहुत ईजी और कंफर्टेबल होता है। ताड़ सप्तक यानी जो मध्य सप्तक है इसका जो संबंध है वो कंठ से, हमारे गले से होता है, और ताड़ सप्तक का जो संबंध है वो तालु या मस्तिष्क से होता है, क्योंकि ये इसकी पिच बहुत हाई रखनी होती है। ठीक है, सप्तक से थाट और थाट से रागों की रचना मानी गई है। सप्तक से थाट की रचना होती है और थाट से रागों की रचना होती है। ठीक है, अब वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। राग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है ना, वो वादी कहलाता है। अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। ठीक है, वादी स्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है। वादी स्वर को अंश स्वर, जीव स्वर,
अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर के द्वारा राग के गाने का जो समय है वो भी ज्ञात होता है। राग का यह नियम है कि अगर किसी राग का वादी स्वर जो है वो सप्तक के पूर्वांग में है, यानी सारे गामा पा में से कोई स्वर है, तो उसका गायन समय भी दिन के पूर्व अंग यानी कि 12 बजे दिन के बाद से रात के 12 बजे तक होगा। ठीक है। इसके विपरीत जिस किसी राग का जो वादी स्वर है ना वो सप्तक के उत्तरांग में है, यानी कि मा पा धा नी सा में से कोई भी एक स्वर है, तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग में यानी कि 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन का होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वादी स्वर से हम गायन समय का भी पहचान लगा सकते हैं। संवादी स्वर क्या होता है? राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर जो है वो संवादी स्वर कहलाता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा गया है क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है। वादी और संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी होना ज़रूरी है, मतलब कि इसमें डिस्टेंस होती है। 4-5 स्वरों के बाद ही हम इनका निर्धारण करते हैं कि वादी स्वर और संवादी स्वर में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के उसमें देखें तो वृंदावनी सारंग में रे पा जो है वो वादी संवादी है। अनुवादी स्वर की बात अगर हम करें तो अनुवादी स्वर क्या होता है कि वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर जो है अनुवादी कहलाते हैं। मतलब कि वादी हो गया जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, उसके बाद जो उससे कम जो स्वर यूज़ किया गया वो संवादी हो गया, और इसके अलावा जो जितने भी स्वर प्रयोग किए जाते हैं उन सबको हम अनुवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर क्या होता है? विवादी जैसे उस स्वर को विवादी स्वर कहा गया है जिसमें राग का स्वरूप बिगड़े। विवादी स्वर को राग का शत्रु कहा गया है, और कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग थोड़ा सा प्रयोग कर लिया जाता है, बट ऐसे किया जाता है कि जो राग है राग हानि ना हो। ठीक है, ये तो हो गई वादी, अनुवादी, विवादी, संवादी की परिभाषा। अब हम देखते हैं आरोह अवरोह पकड़। पकड़ यानी विशेष संचार भी हम इसको बोल सकते हैं। आरोह अवरोह पकड़ तो ईजिली है कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, यानी जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, या फिर राग के चलन के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। तो आरोह अवरोह बहुत सिंपल है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे सारे ग म प ध नि सा। ठीक है, तो आरोह हो गया, सा नि धा प मा ग रे सा, अवरोह हो गया। पकड़ की बात करें तो पकड़ क्या होता है? वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो, राग की पकड़ कहलाता है। अच्छा, किसी भी राग में नियम होता है जैसे कि कुछ विशेष स्वर समूह का प्रयोग किया जाता है, उन स्वर समूह को देखकर हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये इस राग से है, तो वही एक तरीके से पकड़ हो गया। अगर किसी स्वर समूह से 2 रागों का बोध हो रहा हो तो वो पकड़ नहीं हो सकता। पकड़ यानी एक विशिष्ट राग की एक विशिष्ट पकड़ होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है पूर्वांग और उत्तरांग। अभी हमने वादी स्वर में पढ़ा था ना कि जो पूर्व में होते हैं, वादी स्वर से हम पता लगा सकते हैं कि इसका गायन समय क्या है। तो यहाँ पर पूर्वांग और उत्तरांग को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। क्या होता है कि सप्तक को सारे गामा और पाधा नीसा इन 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में आ गया सारे गामा और सेकेंड हिस्से में आ गया पाधा नीसा। जितने भी हमारे 7 स्वर थे, साथ में हमने तार सा को ऐड कर लिया, 8 हो गया। 4 में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो प्रथम भाग हो गया ना, जो सा रे गा मा हो गया ना, वो उसको हम कहते हैं पूर्वांग और सा से पा भी मानते हैं। दूसरा भाग हो गया पा धा नीसा जिसको हम उत्तरांग बोलते हैं और मा से सा बोलते हैं। ये तो हमने अपने सप्तक को डिवाइड किया। जैसे हमने अपने सप्तक को डिवाइड किया उसी तरीके से हमने जो दिन के 24 घंटे हैं ना, उन समय को भी 2 बराबर भागों में बांटा। पहला भाग था 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि को, और इस भाग को कहा गया पूर्वार्ध। ठीक इसी तरह एक दूसरा भाग लिया गया जिसको किया गया 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन का, और इसे कहा गया उत्तरार्ध। ठीक है, तो अब जो भी पूर्वांग में गाए गए उन्हें पूर्वांग राग, और जो उत्तरांग में गाए गए उसे उत्तरांग राग कहा गया। इसी से पूर्व राग और उत्तर राग का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत का यह नियम है कि जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में होगा वे दिन के पूर्वार्ध में गाए जाएंगे, तथा जिनका वादी स्वर उत्तरांग में होगा वो दिन के उत्तरार्ध में गाए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे बिलावल है। ठीक है,
बिलावल में धा जो स्वर है वादी है। अब धा बताइए किस किस साइड में आता है, पूर्वांग में आता है, उत्तरांग में आता है, उत्तरांग में आता है, तो इसका गायन समय उत्तरांग हो गया। ठीक है। कल्याण में गा वादी है। अब आप गा देखिए, गा पूर्वांग में आया या उत्तरांग में आया, पूर्वांग में आया, तो इसलिए ये पूर्वांग राग हो गया। सप्तक के दोनों हिस्सों में से किसी एक से वादी स्वर और दूसरे से संवादी स्वर होता है, ये ज़रूरी है। मतलब कि हमने जैसे ये दो साइड डिवाइड किए थे, एक पूर्वांग और एक उत्तरांग। ठीक है। अगर हमने वादी स्वर पूर्वांग से लिया है तो उत्तरांग जो है, जो इसका संवादी स्वर है, वो उत्तरांग में आएगा। इसी तरह से अगर हमने उत्तरांग यहाँ से अपना वादी स्वर उत्तरांग से लिया है तो संवादी स्वर पूर्वांग से आएंगे। मतलब इन दोनों में कोई एक जो है वो बराबर रहेगा। और औड़व शाड़व संपूर्ण तो पता ही है क्या होता है कि ये राग की जातियाँ होती हैं। और औड़व मतलब कि जिसमें 5 स्वरों का यूज़ हो, औड़व वो जाति का राग हो गया। जिसमें 6 स्वरों का यूज़ हो वो शाड़व जाति का राग हो गया। जिसमें 7 स्वरों का यूज़ हो वो संपूर्ण जाति का राग हो गया। तो आज हमने डेफिनेशंस देखी, औड़व शाड़व संपूर्ण क्या होता है। ठीक है। हमने पूर्वांग और उत्तरांग की डेफिनेशन देखी, आरोह अवरोह पकड़ देखा, विशेष संचार क्या होता है इसके बारे में देखा, सप्तक देखा, वादी अनुवादी संवादी और विवादी के बारे में जाना, है ना। और स्वर की डिटेल वीडियो मैंने पहले भी दी थी, यहाँ पर भी हमने एक क्विक रिवीजन किया है इसका। और गांधार में प्रयुक्त सप्त स्वर, सामगान की विधि और सप्त वैदिक स्वरों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।